Hello students, welcome to the next chapter of history, that is ruling the countryside. If you have studied the second chapter, that is from trade to territory, you must have read that the British government extended its control in the Indian administration. Earlier, the Britishers came to India only for trade purpose, but now they were trying to occupy the Indian provinces so they can control the administration of that particular area. But in this chapter we will discuss how Britishers influenced the countryside people. What do you understand by countryside? Countryside means villages. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने विलेज के एरियाज को कैसे ऑक्यूपाई किया. फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी अगर आपने पढ़ी है तो आपने ये पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे अपना कंट्रोल दिखाया, कैसे उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल किया. पहले वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी 1600 में, तो उसने क्या किया था, उन्होंने फैक्ट्रीज लगानी स्टार्ट की थी और वो बहुत सारे क्लॉथ्स वगैरह, कॉटन क्लॉथ्स को मैन्युफैक्चर करना या इंडियन स्पाइसेस वगैरह को ट्रेड करना, ये सारे काम किया करते थे. बट एक बैटल हुआ था 1757 में जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी में क्या था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया की टेरिटरी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया. मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो टाइम था, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करना शुरू किया, इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्रीज को कैप्चर करना शुरू किया ताकि वो इंडिया को अपनी कॉलोनी बना सकें. उन्हें ऐसा पता चल गया कि जो इंडियन रूलर्स हैं, उस टाइम इंडिया के जो रूलर्स होते थे वो मुगल एम्पेयर्स हुआ करते थे. तो उन्हें ऐसा लगा कि जो मुगल एम्पेयर्स हैं उन्हें बस पैसे से मतलब है, उन्हें अगर हम रेवेन्यू कलेक्ट करके दे देते हैं तो फिर और किसी भी चीज़ की ज़रूरत उन्हें नहीं है. वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं कि वो इतनी बड़ी इंडिया की टेरिटरी को रूल कर सकें. बट हमारी आर्मी भी इतनी स्ट्रांग है और दूसरे वो रूलर्स भी कैपेबल नहीं हैं, तो हम इंडिया की टेरिटरी को ईजिली ऑक्यूपाई कर सकते हैं. अब हम इस चैप्टर में कंट्री साइड के बारे में देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अब हमारे जो विलेजेस हैं जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, प्लांटेशन का रेवेन्यू या कल्टीवेशन का रेवेन्यू, तो उनको कैसे कलेक्ट करने लगे और सारे पैसे वो अपने पास अपने कंट्रोल में रखने लगे. तो पहले तो जो मुगल एम्पेयर्स थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह आज़ादी दे दी कि आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, बस हमें ट्रेड के जो पैसे मिलेंगे वो हमें मिलने चाहिए. लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि उन्हें ऐसा, मुगल एम्पेयर्स को ऐसा फील होने लगा कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जब सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स कर ही रहे हैं, हमें तो अल्टीमेटली पैसे चाहिए और वो पैसे भी हमें ब्रिटिशर्स दे रहे हैं. बट वो ये चीज़ नहीं समझते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी पूरी कंट्री को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई. धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स अपना इन्फ्लुएंस दिखाने लगे. फिर उन्होंने मुगल एम्पेयर्स को ही हटा दिया उनकी पोजीशन से और खुद दिल्ली वाले और आगरा वाले एरिया को कैप्चर कर लिया. जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो इंडिया था उस टाइम प्रोविंसेस में डिवाइड था. प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम बोलते हैं स्टेट्स, तो अगर हम एक प्रोविंस की बात करें बंगाल, तो बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था जिसमें बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरियाज आया करते थे. वैसे ही बहुत सारे प्रोविंसेस में इंडिया डिवाइडेड था. जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उस टाइम इंडिया में 8 प्रोविंस हुआ करते थे. अब प्रोविंसेस में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था हम उसके बारे में देखेंगे. तो 1765 12 अगस्त को जो इंडिया का मुगल एम्पेयर था उसने रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी दे दी बंगाल की. दीवानी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स इंडिया से चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, गुड्स को, और जो पैसे रेवेन्यू उन्हें अर्न होता था उसका वो थोड़ा सा हिस्सा मुगल एम्पेयर्स को दे दिया करते थे. तो इसलिए मुगल एम्पेयर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ब्रिटिशर्स को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी. बाद में क्या होने लगा, ऐसा सोचा इंडिया के एम्पेयर्स ने कि जो दीवानी है हमारी, मतलब दीवानी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर विलेज से जितने भी पैसे आ रहे हैं, कल्टीवेशन करते हैं अगर फार्मर्स तो उन पे टैक्स लगा करता था पहले, तो जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं उनको हम अपने पास रखते हैं और हम ब्रिटिशर्स जो ट्रेड करते हैं वो भी पैसा वो हमें ला के देते हैं. बट अब क्या सोचा मुगल एम्पेयर्स ने कि हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम दीवानी का काम ब्रिटिशर्स को ही दे दें, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दें.
दीवानी क्या है? दीवानी वो है जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है किसी पर्टिकुलर विलेज से, और कलेक्शन का काम वो करेंगे, इसलिए हमें ज़्यादा अकाउंट्स रखने की या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी पैसा कलेक्ट होगा उसका हिस्सा लाके और ब्रिटिशर्स हमें दे देंगे। तो धीरे धीरे सबसे पहले 12 अगस्त 1765 को पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव को दे दी गई। उसके बाद अक्टूबर 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों जगह की दीवानी ब्रिटिशर्स को दे दी गई, कि मतलब अब मुगल इंपेयर्स कुछ नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स अपना जाएं, रेवेन्यू कलेक्ट करें और थोड़ा सा प्रॉफिट जो भी उन्हें देना है वो लाके और मुगल इंपेयर्स को प्रोवाइड कर दें। इस समय तक जो रेवेन्यू सिस्टम था इंडियंस के टाइम पे अलग था। ब्रिटिशर्स जब अब रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ चेंजेस करेंगे उसमें। अब वो कैसे चेंजेस करेंगे वही हमें अभी देखना है। 1793 तक जो ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू कलेक्शन किया वो बिल्कुल ऑलमोस्ट 1793 नहीं, 1770s तक, 1765 से 1770s तक जो भी रेवेन्यू कलेक्शन ब्रिटिशर्स ने किया वो सारा ट्रेडिशनल मेथड से हुआ करता था। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब जो मेथड हमारे मुगल एम्पायर्स यूज किया करते थे। बट अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती थी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो तो उतना ही हो रहा था जितना मुगल एम्पायर्स करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो वो मैक्सिमम हो, ताकि हम कंपनी की ग्रोइंग डिमांड्स को कंसीडर कर सकें। मतलब इतनी जो कंपनी हमारी बड़ी हो रही है, हमें पैसों की ज़रूरत है, तो वो पैसे हमें कब मिल सकते हैं? जब हम रेवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज कर दें। अब इसके लिए उन्हें बहुत सारे नए नए तरीकों की ज़रूरत थी। दूसरा रीज़न क्या था कि जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, मतलब जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो गलत तरीके यूज़ कर रहे थे और खुद के पैसे कमाने लगे। मतलब वो काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है और जो लोग रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहे हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनके पैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ब्लैक मनी या करप्शन उस टाइम स्टार्ट हो गया था, जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स किया करते थे। वो पैसे जाने चाहिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, बट ऐसा हो नहीं रहा था। अब बहुत सारे नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ताकि जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है वो मैक्सिमम किया जा सके। पहला जो हमारा सिस्टम आता है वो आता है इजरदारी सिस्टम। इजरदारी सिस्टम को 1770s में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लॉन्च किया था। क्या होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब क्या था इस सिस्टम में? इजरदारी सिस्टम जो था वो एक बिडिंग प्रोसेस था। बिडिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अगर आप आईपीएल देखते होंगे या बहुत सारी मूवीज में भी हम देखते हैं कि बिडिंग प्रोसेस चलता है। आईपीएल में क्या होता है? आईपीएल में जैसे कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर है, विराट कोहली है, तो बहुत सारे जो हमारे आईपीएल की टीम्स हैं, 8 टीम्स हैं, 8 टीम्स के ओनर्स होंगे। वो ओनर्स एक हॉल में बैठे होते हैं और जो ऑक्शनर होता है वो नाम लेता है प्लेयर्स का। जैसे उसने नाम लिया विराट कोहली का, तो विराट कोहली का नाम लेने से क्या हुआ, अब जो जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं, जितने भी टीम ओनर्स हैं, वो ये सोचेंगे कि हम विराट कोहली को अपनी टीम में लें या नहीं लें। मतलब यहाँ विराट कोहली की बिडिंग हो रही है। किसी ने बोला हम विराट कोहली को 10 करोड़ में खरीदेंगे, मतलब अपने 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हम उसको लेंगे, 1 साल तक विराट कोहली उनकी टीम के लिए खेलेगा। किसी ने बोला हम 12 करोड़ में लेंगे, किसी ने बोला हम 15 करोड़ में लेंगे, किसी ने बोला हम 20 करोड़ में लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं बिडिंग प्रोसेस। अब जो हाईएस्ट बिडर होगा, मतलब जिसने हाईएस्ट अमाउंट बोला होगा, विराट कोहली उनकी टीम से खेलेगा। अब इसमें क्या होता है रिस्क, कि अगर विराट कोहली ने रन नहीं बनाए उस आईपीएल के पर्टिकुलर सीजन में, तो अगर 20 करोड़ में किसी ने विराट कोहली को खरीदा है तो उसको लॉस हो गया। हो सकता है वो टीम जीती या हारी। अगर वो टीम हार गई और विराट कोहली रन नहीं बनाए हैं तो इससे क्या मतलब होता है कि वो पैसे, उसके 20 करोड़ रुपए जितने भी उसने लगाए थे वो सारे रिकवर नहीं हुए क्योंकि विराट कोहली ने रन नहीं बनाए। लेकिन दूसरी तरफ अब वही इस सिस्टम में क्या था कि ब्रिटिशर्स ने बिडिंग ऑर्गेनाइज की और ये बोला कि मुझे उस पर्टिकुलर गांव से, किसी एक पर्टिकुलर गांव से
मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। एक पर्टिकुलर गांव है जिससे मुझे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके मुझे देगा, मैं उसको उस गांव की सारी रेवेन्यू कलेक्शन की अपॉर्चुनिटी दूंगा। मतलब मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ एक ब्रिटिशर हूँ और मेरे पास 10 लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने बोला कि मुझे इस पर्टिकुलर विलेज से मिनिमम 1 करोड़ रेवेन्यू चाहिए। मिनिमम 1 करोड़ रेवेन्यू मुझे इस पर्टिकुलर गांव से या इस पर्टिकुलर विलेज से चाहिए। मतलब जितने भी खेती होगी, उस खेती से जो टैक्स मिलेगा हमें या अमाउंट जनरेट होगा, वो कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। अब मेरे सामने 10 लोग बैठे हैं, किसी ने बोला मैं 1 करोड़ दूंगा, किसी ने बोला मैं 1.5 करोड़ दूंगा, किसी ने बोला मैं 2 करोड़ दूंगा, किसी ने 3 करोड़ दूंगा। तो कोई एक ऐसा बिडर होगा जो हाईएस्ट बिडिंग किया होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर बिडर ने बोला कि मैं आपको हर साल 3 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट करके दे सकता हूँ इस गाँव से। अब मैंने क्या बोला, मैंने उसे बोला ठीक है, मैंने तुम्हें दे दी, रेवेन्यू कलेक्शन का काम दे दिया है इस पर्टिकुलर विलेज का। अब वो इंसान क्या करेगा, वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और लाके मुझे देगा हर साल। अगर वो 3 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकता है तो ये उसका लॉस है। मतलब उसने ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो 3 करोड़ तो मुझे देगा ही देगा। तो अगर वो किसी ईयर अगर 2.5 करोड़ ही कलेक्शन होता है तो 50 लाख उसे अपने घर से लाके देने होंगे। अगर 3 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन होता है, 4 करोड़ हो गया इन केस, तो 3 करोड़ वो ब्रिटिशर को देगा, 1 करोड़ वो खुद के पास रख लेगा। तो इसको हम बोलते हैं बिडिंग सिस्टम। ये कितने सालों के लिए दिया जाता था? 5 सालों के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर बिडर को दिया जाता था। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी? फेलियर, ये सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहला रीज़न ये था कि जो बिडिंग था वो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से नहीं था। मतलब हो सकता है कि किसी साल फेमीन आ जाए या ड्रॉट आ जाए या फ्लड आ जाए तो क्रॉप्स खराब हो गए। बट अगर क्रॉप्स खराब हो गए हैं तो वो 3 करोड़ रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगा, जब फार्मर्स 3 करोड़ रुपए कमा ही नहीं पाए, उस लैंड की प्रोडक्टिविटी ही नहीं हुई इतनी, तो वो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके दे पाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से इजादारी सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि ये लैंड की एक्चुअल प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड नहीं था। दूसरा रीज़न है फेलियर का, वो है एक्सप्लॉइटेशन। जो बिडर्स होते थे उनको प्लांटर्स बोलते थे। वो प्लांटर्स क्या करते थे, वो ज़बरदस्ती फार्मर्स को, मतलब पीजेंट्स को पीटने लगते थे, मारने लगते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करके और लाके उन्हें दें। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू प्लांटर्स को मिले और प्लांटर्स उतने पैसे ले जाके ब्रिटिशर्स को दे दें। तो ये एक वायलेंट मेथड था जो कि प्लांटर्स अपनाया करते थे। तीसरा, इस सिस्टम का फेलियर का रीज़न, किसी ने भी इस सिस्टम को बढ़ाने का नहीं सोचा। मतलब किसी भी प्लांटर ने ये नहीं सोचा कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं लैंड की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम नए नए तरीके के सीड्स लाएंगे, हम सॉइल को फर्टाइल बनाएंगे तो हमारे पैसे खर्च होंगे और 5 साल बाद वो बिडिंग किसी और को मिल जाएगी, तो मैं इतने पैसे उसमें क्यों इन्वेस्ट करूं। तो ना ब्रिटिशर्स ने ना प्लांटर्स ने उस चीज़ को इंक्रीज करने की कोशिश की कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी जाए। तो ये था हमारा इजरदारी सिस्टम जो कि फेल हो गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अब जब दूसरा सिस्टम आना था तो वो था हमारा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या था, अब उन्होंने ये सोचा ब्रिटिशर्स ने कि बिडिंग प्रोसेस हमारा फेल हो गया, तो क्यों ना हम जमींदार्स को अपॉइंट करते हैं। जमींदार्स होंगे ज़मीन के मालिक। मतलब अगर 5 प्लॉट है, 5 ऐसा फील्ड है जहाँ पे खेती होती है, तो उन 5 फील्ड के ऊपर हम एक ज़मींदार बना देंगे। वो ज़मींदार क्या करेगा, वो ज़मींदार उस पर्टिकुलर एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और जितना भी कलेक्शन वो करता है उसका 89% हिस्सा वो हमें ला के देगा और 11% वो अपने पास रख सकता है। मतलब एक बहुत बड़ा सा एरिया है जहाँ 10 फील्ड्स हैं, 10 फील्ड हैं तो 10 ओनर होंगे उस फील्ड के, उन सबको हटा के एक ओनर बना दिया गया जो है ज़मींदार। ज़मींदार क्या करेगा, वो गाँव में जाके और खेती करवाएगा लोगों से, और जो भी खेती होगी उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा
उसका 89% रेवेन्यू वो अपने पास रखेगा, सॉरी 89% रेवेन्यू वो ब्रिटिशर्स को ला के देगा और 11% रेवेन्यू वो खुद के पास रख लेगा। मतलब इसमें प्री डिसाइडेड अमाउंट नहीं है जैसा इजरदारी सिस्टम में था। इजरदारी में क्या था कि अगर इन एग्जाम्पल 3 करोड़ देना है तो 3 करोड़ देना ही है, लेकिन यहाँ कितना है, एक्चुअल प्रोडक्टिविटी पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर लैंड से 1 करोड़ ही प्रोडक्टिविटी हुई तो उसका 89% ब्रिटिशर्स को मिलेगा, और अगर 10 करोड़ हुई तब भी 89% ही ब्रिटिशर्स को मिलेगा। तो यहाँ परसेंटेज फिक्स्ड है और यहाँ अमाउंट फिक्स था। अगला, ये 10 सालों के लिए था। मतलब एक जमींदार के पास ये राइट है कि वो 10 सालों तक उस पर्टिकुलर एरिया में का जमींदार रह सकता है। 10 साल बाद नया जमींदार अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर इन केस वो जमींदार मर जाता है तो उसका जो बेटा होगा वो भी वहां का जमींदार होगा। मतलब हेरिडेटरी राइट्स दे दिए गए जमींदार को। अगर कोई जमींदार मर जाता है तो दूसरा जमींदार अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, हम उसके बेटे को ही नया जमींदार एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके फेलियर के रीजंस क्या क्या थे? ये भी सिस्टम हमारा फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इससे एक नया क्लास इमर्ज हुआ जिसको हम बोलते हैं जमींदार्स। इस सेटलमेंट के पहले जमींदार्स नाम की का कोई भी इंसान नहीं हुआ करता था। यहाँ पे एक नया हम क्या बोल सकते हैं, एक नए कैटेगरी के लोग आ गए जो जमींदार्स हुआ करते थे, मतलब वो लैंड के ओनर्स थे। दूसरा, इस सिस्टम में कोई भी जमींदार नए तरीके नहीं अपनाना चाहता था। हाँ, ये बात सच है कि बहुत प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। जमींदार्स ने प्लांटर्स से कल्टीवेटर्स से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करवा लिया, बट कोई भी नए तरीके जमींदार्स ने नहीं अपनाए कि प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक बढ़ाया जा सके। तीसरा रीज़न क्या था इसके फेलियर का? इसके तीसरा रीज़न ये था कि जमींदार जो थे वो बहुत हार्श चीज़ें इम्पोज करने लगे कल्टीवेटर्स के ऊपर। मतलब वो उन्हें मारने पीटने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करो। वो उन्हीं क्रॉप्स की खेती करवाने लगे जिससे पैसे ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सकता है। तो ये भी एक बहुत ऑपरेसिव मेथड था जो ज़मींदार अपनाया करते थे। अगला सिस्टम क्या हुआ, इसका अगला फेलियर का रीज़न क्या हुआ कि इस सिस्टम में ज़्यादा बेनिफिट ज़मींदार्स को होने लगा और ब्रिटिशर्स को उतना बेनिफिट नहीं मिला करता था। मतलब कोई इतने अच्छी तरीके से इसमें अकाउंट्स नहीं रखता था, इसलिए खेती अगर ज़्यादा होती थी फिर भी ज़मींदार से ब्रिटिशर्स को ये बोल दिया करते थे कि जो खेती हुई है वो बहुत कम हुई है और हम उसका 89% आपको लाके दे रहे हैं। मतलब 1 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ है और 89% मुझे ब्रिटिशर्स को देना है। मैंने बोला कि मेरे 50 लाख ही रेवेन्यू जनरेट हुआ है और उसका 89% दे दिया। मतलब 50 लाख रुपए मैंने बचा लिए। वही ज़मींदार से यहाँ किया करते थे, वो झूठ बोल दिया करते थे और बेवकूफ़ बना दिया करते थे ब्रिटिशर्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ज़मींदार अपने पास रखते थे, ब्रिटिशर्स को इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा परमानेंट सेटलमेंट भी फेल हो गया। अब तीसरा सेटलमेंट आया जिसको हम बोलते हैं रेओतवारी सेटलमेंट। रेओतवारी सेटलमेंट एक ऐसा सेटलमेंट था जो कि बहुत ज़्यादा, इन सबके कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी सिस्टम में जनरेट हुआ। रेओतवारी सेटलमेंट में क्या था? रेओतवारी सेटलमेंट में एक वर्ड आता है रेओत। रेओत का मतलब होता है कल्टीवेटर्स, जो खेती किया करते हैं। इसको 1820 से 1827 के बीच मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो नाम के इंसान ने लॉन्च किया था। अब इसमें क्या था? इसमें यह था कि जितने भी इनको, पहले तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में लॉन्च हुआ, फिर धीरे धीरे इसको एक्सटेंड कर दिया गया दूसरे प्रोविंसेस में भी, लेकिन सिर्फ उस प्रोविंस में नहीं किया गया जहां पे परमानेंटली सेटल्ड एरियाज हुआ करते थे। मतलब इस सिस्टम के अंदर क्या था कि उन्होंने ना जमींदार्स रखे ना उन्होंने बिडर्स रखे। वो क्या करते थे? वो डायरेक्टली खेती करने वाले कल्टीवेटर के पास जाते थे और उनको बोलते थे कि तुम खेती करो और खेती करने के बाद मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे दो। मतलब इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं है जिसको पैसे ब्रिटिशर्स को देने पड़ रहे हैं।
अगर इस सिस्टम में भी जमींदार नहीं होते तो ये जो 11% रेवेन्यू जमींदार को जा रहा है वो नहीं जाता उनके पास। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे किया, उन्होंने डायरेक्ट कल्टीवेटर से ही बात करना शुरू किया, रेयोत से, कि इतना प्रोडक्शन करके तुम हमें दे दो। क्या था उसका प्रोडक्शन का टेक्निक? 1/3 ऑफ ग्रॉस प्रोडक्ट। ग्रॉस प्रोडक्ट का मतलब और नेट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ये समझाता हूं मैं। हम अज्यूम करते हैं कि मेरे पास 1 एकड़ का प्लॉट है, कोई एक प्लांटर है, सॉरी कोई एक कल्टीवेटर है जिसके पास 1 एकड़ प्लॉट है। उस 1 एकड़ में से उसने 0.5 एकड़ पे खेती की है किसी पर्टिकुलर सीजन में, मतलब पूरे में नहीं और आधे खेत में उसने खेती की है। तो इससे क्या होगा? अब इस सिस्टम में क्या था कि अगर नेट रेवेन्यू उन्हें अचीव करना होता ब्रिटिशर्स को, तो वो क्या बोलते कि जितना तुमने खेती किया है तुम इसका 1/3 प्रोडक्ट लाके हमें दे दो। मतलब अगर यहाँ पे 100 kg की खेती हुई है, अगर पूरे में खेती होती तो वो 200 kg की होती। नेट प्रोडक्ट अगर मांगा जाता तो वो 100 kg का 33%, 1/3 मतलब वो ब्रिटिशर्स को लाके दे देते। लेकिन यहां बात हुई है ग्रॉस प्रोडक्ट की। अगर इससे हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसको, अगर आपने इसे कॉपी नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसे कॉपी कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर प्लॉट है जो 1 एकड़ का है, इसमें खेती की जाती है, कल्टीवेटर्स इसमें खेती करते हैं। अगर इस पूरे प्लॉट में खेती करते हैं तो 10 लाख रुपीस रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। बट क्या हुआ है, कल्टीवेटर्स ने सिर्फ 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब उन्होंने सिर्फ 50% एरिया में खेती की है। इस सिस्टम में क्या लिखा हुआ है कि रेवेन्यू जो देना है वो 1/3 ऑफ ग्रॉस प्रोडक्ट पे देना है। मतलब अगर 50% पे भी खेती की है तो इसका 1/3 कितना होता? 5 लाख का 1/3 अप्रोक्सीमेटली 3.25 लाख, मतलब सॉरी 1.75 लाख। तो अप्रोक्सीमेटली 1.75 लाख रुपीस रेवेन्यू ब्रिटिशर को लाके देना पड़ेगा। मतलब 3 पार्ट में एक पार्ट जो रेवेन्यू होगा वो ब्रिटिशर का होगा। बट यहां पे ग्रॉस प्रोडक्ट की बात हुई है, तो इसका मतलब है चाहे वो कल्टीवेटर 50% पे खेती करे या वो 20% लैंड पे खेती करे, उसे टोटल ग्रॉस प्रोडक्ट का रेवेन्यू देना है। और टोटल ग्रॉस प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 10 लाख। तो मतलब अगर 5 लाख ही रेवेन्यू जनरेट हुआ है फिर भी उन्हें 3.33 लाख देना है। अगर 10 लाख भी हुआ है तो उन्हें 3.33 लाख देना है। और अगर 1 लाख भी हुआ है फिर भी उन्हें 3.33 लाख सी लाके देना है। मतलब बाकी पैसे उन्हें खुद की तरफ से लाके देने पड़ेंगे। तो ये होता है ग्रॉस प्रोडक्ट। अगर नेट प्रोडक्ट होता तो जितना कल्टीवेशन हुआ है सिर्फ उसका 1/3 देना होता। यहां कल्टीवेशन कितना भी हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें जो रेवेन्यू देना है वो पूरे लैंड के ऊपर देना है। तो इसीलिए हम इस सिस्टम को बोलते हैं रेवेन्यू 1/3 ऑफ टोटल ग्रॉस प्रोडक्ट। अब इस रोतवारी सिस्टम में बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ ब्रिटिशर को। क्या बेनिफिट हुआ? क्योंकि इसमें कोई मीडिएटर नहीं था जो पैसे गायब कर सकता था। मतलब कोई जमींदार नहीं है, कोई बिडर नहीं है, तो उन्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। और जो इसमें ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है, जो जमींदार परमानेंट सेटलमेंट में जनरेट किया करते थे, वो यहाँ पे नहीं हो रहा। लेकिन इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी
यहाँ इसमें बहुत ऑपरेशन फील करना पड़ा ब्रिटिशर को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में, 1836 में बॉम्बे में और 1858 में मद्रास में। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सिस्टम था कि जो पहला मैंने आपको बताया कि यहाँ ग्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर रेवेन्यू देना पड़ता था। मतलब अगर आप नहीं भी दे सकते हैं रेवेन्यू, फिर भी आपको उतना कलेक्ट करके लाके देना ही देना है। और दूसरा जो ऑपरेशन इसमें फील हुआ ब्रिटिशर को, वो इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिशर जबरदस्ती खेती करवाया करते थे लोगों से। मतलब उन्हें अगर अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी उनकी खत्म होने लगी, वो जिस चीज की खेती करना चाहते हैं ब्रिटिशर्स उनसे उस चीज की खेती करने को अलाउ नहीं करते थे। वो सिर्फ उन्हीं चीजों की खेती करवाना चाहते थे जिनकी उन्हें जरूरत थी। इन सब के पहले जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? वो ये है कि ऐसे टाइम पे, मतलब जब ये सारे सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तब जो इंडियन फार्मर्स थे वो बहुत खुश रहा करते थे। मतलब वो उनमें सेल्फ डिपेंडेंसी थी, वो जिस चीज की खेती करना चाहते थे वो करते थे, उनको मार्केट्स में सेल करते थे, और जो भी उन्हें टैक्स रेवेन्यू पे करना होता था मुगल एम्पायर्स को, वो पे कर दिया करते थे। इन केस अगर फ्लड या ड्रॉट आ जाता था तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, उस साल उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता था। बट इन सब सिस्टम में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी उनके पास, ऐसे राइट्स उनके पास नहीं थे। अगर फ्लड हो, ड्रॉट हो, किसी भी केस में ब्रिटिशर्स को उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करके देना ही होता था। अब ये सिस्टम भी पार्शियली सक्सेसफुल था, हम बोल सकते हैं। उसके बाद एक नया सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं महलवारी सेटलमेंट। 1822 नॉर्थ वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी में होल्ट मैकेंजी ने इसको लॉन्च किया था। क्या था महलवारी सेटलमेंट? ये सेटलमेंट में ये एक बिल्कुल फुल्ली प्लान्ड सेटलमेंट था। मतलब इसमें क्या करना था कि इसमें कलेक्टर्स अपॉइंट करते थे ब्रिटिशर्स। कलेक्टर्स कौन होते हैं? कलेक्टर्स उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे जो एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक हुआ करते थे। तो कलेक्टर्स क्या कर रहे हैं? वो विलेजेस में जाते थे, पहले विलेजेस के लैंड को मेजर करते थे, फिर वहाँ के लोगों का जो फार्मिंग का टेक्निक है या किस टाइप से वो फार्मिंग करते हैं, कितना वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कितना वो क्रॉप्स जनरेट करते हैं, वो उन सब चीज़ का एक सर्वे करते थे। मतलब वो रिकॉर्ड रखते थे। तो कलेक्टर्स इंस्पेक्ट कर रहे हैं लैंड को, मेजर कर रहे हैं फील्ड को, ये एस्टिमेट करने के लिए कि कितना रेवेन्यू उस पर्टिकुलर लैंड से जनरेट किया जा सकता है। जैसे अगर हम घर बनाते हैं तो हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करते हैं, जिसका मतलब है हम पहले ही ये हिसाब लगा लेते हैं कि इस घर को बनाने में हमें लगभग इतने पैसे लगेंगे। जैसे अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 लाख रुपीस लग सकते हैं। तो ये हमने पहले ही क्वांटिटी को उसका कॉस्टिंग सर्वे कर लिया। यही ब्रिटिशर्स किया करते थे। कलेक्टर्स को भेजते थे, कलेक्टर्स जगह जगह लैंड को इंस्पेक्ट करते थे और फाइनली वो ये डिसीजन लेते थे कि इस पर्टिकुलर लैंड से कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। मतलब ये है एक प्री प्लान्ड सिस्टम जिसको लॉन्च करने के लिए, मतलब जिसमें प्लांटर्स को भी प्रॉब्लम ना आए और कल्टीवेटर्स को भी प्रॉब्लम ना आए। क्यों? अब इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। एक पर्टिकुलर 1 एकड़ का लैंड है जिसमें सर्वे किया कि हमें इससे अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रेवेन्यू जनरेट हो सकता है अगर सब कुछ सही तरीके से होता है। मतलब बाढ़ नहीं आती है या फेमिन नहीं आता है, तो लगभग 10 लाख रुपए इस पर्टिकुलर लैंड से एज अ रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। अब इस सिस्टम में और क्या था? सबसे अच्छी बात जो थी महलवारी सेटलमेंट की वो ये थी कि इसमें एक्चुअल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता था कि कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। अगर किसी साल फेमिन आ गया, ये है मोस्ट आइडियल कंडीशन में रेवेन्यू जनरेट होना। मोस्ट आइडियल कंडीशन में जब ड्रॉट फ्लड कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर लैंड से 10 लाख की रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। अगर ऐसे ऐसे 10 लैंड हैं किसी पर्टिकुलर विलेज में, तो मतलब उस विलेज से लगभग 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। बट किसी टाइम हो सकता है बाढ़ आ जाए, ड्रॉट आ जाए, तो उस सिस्टम में क्या होगा कि ये जो 1 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ है ये वो कम करके और 50 लाख पे ले आते थे। मतलब जितनी जनरेशन हुई है रेवेन्यू की उतना ही देना है, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज, दूसरी अच्छी चीज ये थी
कि इसमें एक विलेज हेडमैन अपॉइंट किया गया। मतलब जो गांव का हेड होगा उसका काम होगा सारे अलग अलग प्लॉट्स के ओनर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करना, और फाइनल रेवेन्यू कलेक्ट करके वो ब्रिटिशर्स को लाके दे दिया करते थे। तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं महलवारी सेटलमेंट। तो ये 4 टाइप के सेटलमेंट थे जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, ताकि वो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। कोई सिस्टम फेल होता था, कोई सिस्टम पार्शियली सक्सेसफुल हुआ करता था। मतलब वो अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहते थे इन सब कंट्री साइड वाले एरियाज में जहां खेती हुआ करती थी। अब हम देखेंगे ऑल वॉज नॉट वेल। मतलब ऐसा माना जाता है कि सब कुछ इस टाइम पे सही नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी फार्मर्स को, इंडियन फार्मर्स को, जो ब्रिटिशर के इन मेथड्स की वजह से हो रही थी। अब हम देखते हैं इनमें क्या क्या था। पहली प्रॉब्लम ये थी कि लैंड बिकेम अ सेलेबल कमोडिटी बिकॉज इन टाइम्स ऑफ नीड द पीजेंट कुड मॉर्टगेज और सेल इट। लैंड को पहले सेल करने की बात नहीं हुआ करती थी, लैंड को कोई बेचता नहीं था। बट अब क्योंकि उन्हें दूसरे को पैसे कमा के देने पड़ रहे हैं, तो जब वो पैसे नहीं कमा पाते थे इंडियन फार्मर्स, तो वो लैंड दूसरों को बेच दिया करते थे, जिससे उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी खत्म होने लगी। वो गांव छोड़ के दूसरे जगहों में भागने लगे और बहुत सारे एरियाज ऐसे बन गए जो बिल्कुल डेजर्टेड हो गए। मतलब वहां अब खेती नहीं हो पा रही थी। दूसरा है हमारा बेगार्स या बॉन्डेड लेबर्स। ये सिस्टम बहुत बढ़ गया। मतलब अब जमींदार या बिडर्स जबरदस्ती या ब्रिटिशर्स जबरदस्ती लोगों को काम पे लगाने लगे। जिनको काम खेती करने का मन नहीं है, जबरदस्ती उन्हें भी खेती करने के लिए भेजा जाने लगा। तो बॉन्डेड लेबर हुआ, वो बहुत इंक्रीज कर गया। तीसरा, हाई रेवेन्यू की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। जो लोग रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे वो अपनी जमीन को बेच दिया करते थे ब्रिटिशर्स को या किसी और को। तो ये एक लैंड को सेल करने का सिस्टम शुरू हो गया। अगला, एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट रह गया। इसका क्या मतलब है कि जो खेती हुआ करती थी उसको बढ़ाने की बात ना ब्रिटिशर्स ने की, ना बिडर्स ने की, ना प्लांटर्स ने की, ना जमींदार्स ने की। खेती उतना ही हो रहा है, बस पैसे उन्हें ज्यादा चाहिए। तो ये सिस्टम सही नहीं है। अगर हम कुछ भी बोलते हैं, अगर आप मार्केट में सामान लेने जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पास 10 रुपए हो और 10 रुपए में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद लूँ, मैं पैसे नहीं बढ़ा रहा हूँ अपने, बट सामान मुझे ज़्यादा चाहिए। यही सिस्टम यहाँ पे इन चारों सिस्टम में हुआ करता था कि ब्रिटिशर्स ये चाहते हैं कि रेवेन्यू हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बट हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी ने भी लैंड को इंक्रीज करने का या लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश नहीं की। इरिगेशन फैसिलिटी या जो टूल्स होते हैं खेती करने के या फर्टिलाइजर्स, इन सारी चीज़ों को किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि प्लांटर्स कि कल्टीवेटर्स कितना कल्टीवेट कर रहे हैं और कैसे कल्टीवेट कर रहे हैं, बस उन्हें अपने पैसों से मतलब हुआ करता था। अगला, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेजर्स वर डिस्ट्रॉयड। मतलब जो विलेजर्स थे, हमने क्या देखा, वो पहले सेल्फ सफिशिएंट थे। वो उन्हीं चीज़ों की खेती करते थे जिनकी उन्हें ज़रूरत होती थी। वो थोड़ा अमाउंट अपने पास रख लेते थे खेती का, थोड़ा सा सरप्लस होता था तो मार्केट में सेल कर देते थे, अर्बन एरियाज़ में सेल कर देते थे, और प्रोडक्टिविटी इंडिया की अच्छी थी। मतलब सबको खाना मिल जाता था, कभी खाने की कमी नहीं हुआ करती थी। ना कोई फार्मर या पीजेंट पैसों की वजह से उसे ज़मीन या घर छोड़ना पड़ता था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स, ये जो मुगल एम्पायर्स थे, वो इतना हार्श तरीका फार्मर्स के ऊपर इम्पोज नहीं किया करते थे। ये चारों सिस्टम आने के बाद, मतलब ब्रिटिशर्स के हाथ में जब से दीवानी आई, तब से सारा सिस्टम बदल गया। अब ज़बरदस्ती लोगों को उन्हीं चीज़ों की खेती करनी होती थी जो ब्रिटिशर्स चाहते थे, जिससे ब्रिटिशर जिन प्रोडक्ट को सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जनरेट कर सकते थे। जैसे इंडिगो यूरोप में बहुत डिमांड में था। इंडिगो कपड़ों को कलर करने के लिए काम में आता था। ब्रिटिशर ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे ताकि वो उनको फॉरेन में सेल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। वैसे ही जूट, राइस, रबर,
इन सब चीज़ों की खेती होने लगी, क्योंकि इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, और बहुत पैसे ब्रिटिशर्स इससे जनरेट कर लिया करते थे। तो फार्मर्स की सेल्फ डिपेंडेंसी खत्म हो गई, जो बहुत बड़ा लिमिटेशन था इन सब चीज़ों में। और अब फार्मर्स खेती छोड़ के कोई दूसरा तरीका या कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने के लिए गांव छोड़ के और शहरों की तरफ जाने लगे, या वो अपनी ज़मीनें दूसरों को बेचने लगे ताकि वो उन्हें इतनी मेहनत करनी ना पड़े। और लास्ट, लैंड की प्रोडक्टिविटी खराब हो गई। बार बार कैश क्रॉप्स को ग्रो करने से, मतलब इंडिगो या रबर को ग्रो करने से, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत डिक्रीज होने लगी, और फेमिन, अक्सर गाँव में, विलेजेस में फेमिन्स आ जाया करते थे। मतलब अब खाने की भी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि लैंड की प्रोडक्टिविटी खराब होने लगी। जितना प्रोडक्टिव लैंड पहले हुआ करता था, जितनी चीज़ें वो अटेन कर लेते थे, मतलब जितने क्रॉप्स उन्हें मिल पाते थे ग्रो करने पे, वो उतने क्रॉप्स अब नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि लैंड बिल्कुल डिग्रेड हो चुका था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो इन सेटलमेंट की वजह से आया करती थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या तरीके थे जिससे खेती हुआ करती थी, और इन सब चीज़ों को कैसे इंडियंस ने अपोज करने की कोशिश की, मतलब इंडियंस ने कैसे रेबेल करने का तरीका अपना लिया। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।